जैन सर, 92 बेस हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर सेंटर। सर कहाँ से सर? फर्स्ट सेक्टर। क्या हुआ है साहब? सर ये बाय रोड आएंगी या बाय एयर इवैक्यूएशन है? बाय हेली आएंगी 10 मिनट में। ठीक है साहब। जैन साहब, जैन सर 92 बी ट्रॉमा से बोल रहा हूँ सर। सर 3 कैजुअलिटीज आ रही हैं बाय एयर। 10 मिनट के अंदर 92 बेस हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के अंदर आ जाएंगे श्रीमान। You've been reactive violently. ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, बीपी, वो वाला हाथ उठाओ। PCM ओवरऑल ठीक हो। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी का एक अस्पताल है और आप सोच रहे होंगे कि साहब स्टील फिस्ट में अस्पताल, ये क्या माजरा है। अस्पताल बड़ा छोटा है दोस्तों, लेकिन इसकी जो लेजेंड है ना, इसकी लेजेंड बहुत बड़ी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय सेना में आप किसी भी अफसर या जवान से ये पूछेंगे कि क्या आपने इस अस्पताल का नाम सुना है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मना कर दे। या तो वो यहां पे आया होगा या उसका कोई सगा, उसका कोई यूनिट का, रेजिमेंट का यहां पे भर्ती हुआ होगा। दोस्तों, ये जो अस्पताल है, इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि अगर पेशेंट आता है, उसको गोली लगी हो, माइन से उसको चोट लगी हो, अगर उसका पल्स चल रहा है तो इस अस्पताल से अपने पैरों पे वापस जाएगा। इस अस्पताल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। कई साल पहले मेरे साथ भी यह हुआ था। पल्स बहुत लो थी दोस्तों, बहुत लो थी। मुझे यहां पे इवैक्यूएट करा गया और मैं इस अस्पताल में आया, मेरी यहां पे जान बची। दोस्तों, आज मैं यहां पे कुछ शूट करने नहीं आया, आज मैं यहां पे थैंक यू कहने के लिए आया हूं। 92 बेस हॉस्पिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं और आज मैं मिलवाऊंगा आपको ब्रिगेडियर तिवारी से। ही इज कमांडेंट ऑफ 92 बेस हॉस्पिटल और अब हमें ब्रिगेडियर निखिल तिवारी ले जाएंगे और 92 बेस हॉस्पिटल दिखाएंगे। जय हिंद गौरव। जय हिंद सर, जय हिंद सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस सर। वेलकम टू 92 बेस। थैंक यू वेरी मच सर। आइए सर, प्लीज आफ्टर यू। आपको मैं अस्पताल दिखाऊं। सर, सर 92 बेस हॉस्पिटल का इतिहास क्या है? 92 बेस 1948 में जी इस लोकेशन में आया था जी, और ये महाराजा हरि सिंह की बिल्डिंग में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये उनका भी एक स्टेट फोर्सेस हॉस्पिटल था जी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग जी। ये हमारा अपर ब्लॉक है। इसमें आईसीयू, वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज़ें हैं। सर, अभी हम आईसीयू की तरफ जाएंगे। सर इसके पहले मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये आउटसाइज्ड रेपुटेशन क्या है 92 बेस हॉस्पिटल की? ये हम तब से, एवर सिंस आई वाज इन सर्विस, आई हैव बीन हियरिंग कि अगर पल्स है तो इंसान पैरों पे वापस जाएगा, जिंदा जाएगा। ये रेपुटेशन कैसे बनी सर? ये जो रेपुटेशन बनी है जी, ये आर्मी मेडिकल कोर के जवानों, नर्सेज, डॉक्टर्स की वजह से बनी है, जिन्होंने रात दिन काम करके पूरी मेहनत से एक एक सोल्जर को बचाया है। और ओवर ईयर्स ये बात फैल के
सबके जहन में जा चुकी है कि एक बार जो मरीज 92 बेस आ गया वो ठीक होके ही जाएगा। सर चलिए सर चलते हैं। सो मेजर आर्या, ये हमारा आईसीयू है जी। इसमें सर्जिकल मेडिकल पेशेंट्स आते हैं जी। ट्रॉमा के सारे पेशेंट्स आते हैं जी दोस्तों, इस वक्त हम आईसीयू के अंदर जा रहे हैं 92 बेस हॉस्पिटल का। एक तरफ है मेडिकल आईसीयू, दूसरी तरफ है सर्जिकल आईसीयू। सबसे पहले हम चलेंगे मेडिकल आईसीयू में और हमारे सामने यहाँ पे हैं मेजर श्रीकांत। मेजर श्रीकांत, जय हिंद माय फ्रेंड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर असिस्टेंस एंड ऑल योर हेल्प। अब मेजर श्रीकांत हमें यहाँ पे पेशेंट से मिलवाएंगे। ये क्या कर रहे हैं पेशेंट्स, इनको क्या हुआ है। अलग अलग किस्म के पेशेंट आते हैं आपको। किसी को सीवियर निमोनिया हो गया क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में वो लोग फंक्शन कर रहे हैं, किसी को गन शॉट वुंड हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। हर एक किस्म का पेशेंट इधर आता है। चलिए मेजर श्रीकांत, किससे हम बात कर सकते हैं, बताइए। हमारे पास 2 पेशेंट है जी। चेस्ट पेन के साथ आया था सर। हाँ चेस्ट पेन के साथ आया सर, ईसीजी में सर चेंजेस था। हाँ अभी सर उसका इलाज किया सर। हाँ। आगे हम इसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजने का प्लान है सर। अच्छा सर आप जय हिंद मेरे दोस्त, आप लेटे रहो, आप मत खड़े हो प्लीज प्लीज। जी सर, 35 साल सर। आप 35 साल की उम्र है, आप तो यंग लगते हैं बहुत, आप 35 साल के लगते नहीं हैं। फिटनेस की वजह से ना, हाँ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ मैं यंग लगता हूँ लेकिन मैं फिटनेस की वजह से यंग। क्या हो गया आपको, निमोनिया हो गया था? नहीं साहब, चेस्ट पेन हुआ था। अच्छा। तो 2 दिन पहले हुआ था चेस्ट पेन, हाँ। थोड़ा हो रहा था। हाँ। फिर डॉक्टर साहब ने देखा तो बोला कि आप ईसीजी करो। तो ईसीजी करने के बाद थोड़ा एबनॉर्मलिटी आ रहा था। अच्छा। तो ईसीजी मेरा तो एबनॉर्मल आ रहा था। अच्छा। तो फिर यहाँ पर मेरे को एडमिट किया। तो 3 दिन से मेरे को ट्रीटमेंट चल रहा है साहब। तो अभी मैं नॉर्मल जैसे दिख रहा हूँ। आप पेन में नहीं है, फिट हूँ मैं सर। आप फिट हो? जी सर। भाई आपको क्या हो गया ये बताओ पहले। सर इधर एडमिट में से 3-4 दिन पहले इधर दर्द हो रहा था चेस्ट में। हाँ। और थोड़ा बुखार था। हाइट पे थे आप, ऑल्टीट्यूड पे थे? इधर थी सर। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद इधर आके एक्सरे करवाया, उसमें थोड़ा इधर निमोनिया आ रहा। अभी 10 दिन से इधर इलाज चल रहा था। अभी आप बेहतर फील कर रहे हो? हाँ अभी बहुत बेहतर फील हो पहले से अच्छे। और हाँ जी। इलाज विलाज में कोई कमी पेशी? नहीं सर, बहुत बढ़िया प्लान है। बहुत बढ़िया इलाज। हाँ जी। आपको पता है कई साल पहले मैं भी यहाँ पे भर्ती था, नहीं पता आपको? मैं आपको बता दूं, इधर ही था मैं, बगल में ऑफिसर्स वार्ड पे। अच्छा। चलो दोस्त, गेट वेल सून। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, ठीक है। और आप भी जल्दी ठीक हो जाइए। आपकी यूनिट को आपकी जरूरत है, ठीक है? तो आप पलटन जाइए अपने, और आप अपनी पलटन जाइए, ठीक है? ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये हमारे साथ मेजर श्रीकांत हैं। इन्होंने हमें मिलवाया 2 पेशेंट से यहाँ पे। तो चेस्ट पेन और ये सब की शिकायत, ये ना यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत जल्दी और बड़ा सटीक इलाज होता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था मेडिकल आईसीयू, और हम अब थैंक यू एंड गुड बाय बोलते हैं मेजर श्रीकांत को। मेजर श्रीकांत, थैंक यू वेरी मच। और हम चल रहे हैं सर्जिकल आईसीयू में। सर्जिकल आईसीयू में लेफ्टिनेंट कर्नल अजय शर्मा। कर्नल शर्मा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कौन से आपके पेशेंट्स हैं ये? सर आपको क्या हो गया, क्या हो गया था आपके साथ? मेरा आर्मी ड्यूटी के दौरान सिर में चोट लगी थी। हाँ। उसके बाद मुझे इधर लाया गया। तो बाद में मुझे पता चला था मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मेरा बचना मुश्किल था। अच्छा। तो यहाँ पे 92 में आने के बाद यहाँ के डॉक्टरों ने अच्छा इलाज किया और मेरी जिंदगी गुजर गई। तो 92 BH के सारे डॉक्टर्स, स्पेशली कमांडेंट साहब, हाँ। सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा सुनिए ना, ये बताइए, ये आपकी कुछ फोटोग्राफ्स लगी हैं, आप ही की हैं ये? हाँ सर। ये आपका? हाँ। मेरे सिर में आफ्टर CT स्कैन से पता चला था सिर में मेरा प्लॉटिंग हो गया था, खून जम गया था सारे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। के अंदर तो फिर आपका सर का एक टुकड़ा निकाल के पेट में लगाया ना? टुकड़ा निकाल के पेट में लगाया था फर्स्ट ऑपरेशन में। हाँ। और उसके बाद अगेन दूसरा ऑपरेशन हुआ आफ्टर सिक लीव। हाँ। उसमें फिर से दोबारा ये निकाल के फिर से वापस हेड के अंदर लगाया। अब आप ठीक हैं बिल्कुल? जी सर। चलिए, गेट वेल सून माय फ्रेंड। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओ। अब आप लेट जाओ, ठीक है ना? सिवियर हेड इंजरी, ये गन शॉट वुंड है आपको? हाँ जी सर। आपको गन शॉट वुंड है ना? तो ही वाज शॉट ड्यूरिंग एक्शन? हाँ जी सर। सर एक्चुअली इनका कुछ इनकाउंटर चल रहा था जी। ये भी अपने वेपन के साथ ही थे। हाँ। इनको जो लेफ्ट टांग होती है नीचे वाली, लेफ्ट साइड की, हाँ। घुटने के नीचे वाले हिस्से में, हाँ। इनको वहाँ गोली लगी। गोली लगने की वजह से इनकी एक तो हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ था। हाँ। साथ में जो खून की नस जाती है, जिससे पैर के खून का दौरा होता है, हाँ। वो भी साथ में कट गई थी। तो हमारी पूरी सर्जिकल टीम ने इसको बोन के फिक्स करने के लिए हमने इम्प्लांट लगाए हैं। और साथ में जो इनकी नस थी जो कटी हुई थी उसका रिपेयर किया था। अच्छा। तो इनको लगभग इस हॉस्पिटल में लगभग भी 1 महीना हो गया है। हाँ। नाउ इनका ऑलमोस्ट पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। हाँ। और अभी ये बिल्कुल ठीक है।
हमारा यही प्लान है, आफ्टर अनदर 6-7 डेज हम इनको सिक लीव भेजेंगे, देन ही विल कम बैक। तो ये आपने जो ये इम्प्लांट्स आपके ये आई थिंक मेटल के लगते हैं, हाँ जी, ये अभी लगे हुए हैं इनके? अभी भी हैं सर ये। तो ये कब निकालेंगे आप? ये आफ्टर 6 वीक्स। मतलब तो अभी कितना टाइम और? अभी अनदर 2 वीक्स का वी विल सेंड हिम ऑन द सिक लीव, आफ्टर दैट व्हेन ही विल कम बैक देन वी विल रिमूव एंड वी विल डू द डेफिनेटली। तो ये सिक लीव ये सब लोहा लेकर जाएंगे? हाँ जी सर, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट सर। अरे शाबाश। और घर कहाँ पड़ता है दोस्त आपका? मेरा तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में? तो आप यहाँ से आप आप कश्मीर से जाओगे तमिलनाडु ये सब लेके? कैसे जाओगे? ट्रेन में लेटे लेटे? फ्लाइट में जाएंगे? वी गिव देम परमिशन टू फ्लाई विद द मेटालिक इम्प्लांट। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि ये तो बजेगा वहां पे एयरक्राफ्ट में, टूट करेगा वहां पे जब चेक करेंगे तो। हाँ, तो आपको मेडिकल परमिशन तो आप जा सकते हो। तो लांस नायक मिथुन, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त एक बात बताओ, अभी तबीयत ठीक है पहले से? हाँ, पहले से बहुत ठीक है। बढ़िया फील कर रहे हो? हाँ, बढ़िया फील। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपको गोली लगी, ये क्या था? एनकाउंटर कैसे हो रहा था? क्या हुआ था? ये हम पोस्ट पे ड्यूटी दे रहे थे जब अचानक से फायरिंग हुआ। हाँ, तो उसके कारण जब हम बंकर में जाके चुप। आप पोस्ट और बंकर करे उसका मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे आप? हाँ जी, एलसी पे थे? एलसी पे। अच्छा, फिर? तो उसके कारण फिर अचानक से टांग पे गोली लगा दी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मेरे को 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 24 घंटे लगने वाले थे। हाँ। और बहुत सारे खून बह गया था और मेरे टांग बुरी तरह काट पड़ गया। जब गोली लगी उस समय क्या शॉक महसूस हुआ? क्या पेन महसूस हुआ? क्या हुआ? पेन मतलब पूरा टांग सुन सा हो गया था। अच्छा। मतलब बिल्कुल, मतलब इतना पेन नहीं हुआ था, बिल्कुल टांग सुन सा हो गया था। अच्छा। जब मेरे को उठा रहे थे, मतलब मेडिकल टीम ने उठाया था, मतलब मेरे क्यूआरटी टीम से सबका। हाँ। तो जब मेरे को पेन महसूस हुआ था ज़्यादातर, फिर उन्होंने टक से मेरे को आईवी वगैरह चढ़ाया था और मेरे को तुरंत एम्बुलेंस में डाल के 92 बेस हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। तो कितना दूर था ये जो यहाँ से आप कहाँ पे थे? मेरा गुरेज पड़ता है। तो गुरेज से तो बहुत दूर है यार। बहुत दूर है। फिर कैसे आ गए? लगभग 24 घंटा बाई रोड लगा मेरे को इधर पहुँचने में। तो तब तक आपका ब्लड इन्होंने रोक के रखा? हाँ, ब्लड रोक के रखा। फिर फील्ड पट्टी आता है, उससे दोनों टांग पे मेरे को पट्टी वगैरह करके सेव कर। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे 24 घंटे क्यों लग गए और कितना दूर है गुरेज? गुरेज बहुत दूर है, लेकिन क्या गुरेज इतना दूर है कि 24 घंटे? एक तो ना क्या है कि द टेरेन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको वहां से जहां पे इनको गोली लगी है वहां से नीचे लाना, फिर उसके बाद इनको फर्स्ट एड देना, या वहीं पे फर्स्ट एड दे दी होगी जहां पे इनको गोली लगी है, उसके बाद इनको स्टेबलाइज करके गाड़ी में बैठाना और फिर गाड़ी का 92 बेस हॉस्पिटल में आना, और वेदर का इनक्लेमेंट होना, यानी कि वेदर का इतना खराब होना कि आप हेलीकॉप्टर से किसी को उठा के इवैक्यूएट नहीं कर सकते। होता है कोई भी हेलीकॉप्टर होगा दोस्तों, इट रिक्वायर्स सर्टेन कंडीशंस टू फ्लाई। जैसे कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ज्यादातर थोड़ा सा टर्बुलेंस में भी उड़ सकते हैं, दे कैन मैनेज। आपने देखा होगा प्राइवेट एयरक्राफ्ट में जब आप चलते हैं, कमर्शियल में चलते हैं, तो आपने देखा होगा कि टर्बुलेंस होती है। हेलीकॉप्टर इज नॉट सच अ स्टेबल प्लेटफॉर्म लाइक अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। तो हेलीकॉप्टर के अपने चैलेंजेस हैं और इनको इवैक्यूएट करना वहां से इम्पॉसिबल हो गया था थ्रू हेलीकॉप्टर। तो फौज ने 24 घंटे गाड़ी दौड़ाई, दिन रात गाड़ी दौड़ाई और इनको 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचाया। तो अब इनकी जान बच गई, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब ये वापस जाएंगे 2 हफ्ते के बाद तमिलनाडु, ये पूरे रॉड वॉड लगा के जाएंगे तमिलनाडु छुट्टी पे, सिक लीव पे, और जब वापस आएंगे फिर रॉड हटा दिए जाएंगे। उसके बाद he will be better and hopefully he will join his unit again in operations। आप बिल्कुल भाई जल्दी ठीक हो जाइए, ठीक है ना? जल्दी ठीक हो जाइए, राइट? और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाए, ठीक है? जय हिंद दोस्त। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कहीं और लेके चलते हैं 92 बेस हॉस्पिटल में, कुछ और टाइगर्स से मिलवाते हैं। दीज आर नॉट पेशेंट्स, दीज आर टाइगर्स। जितनी हिम्मत चाहिए ना जब गोली लगती है। वो कह रहे हैं कि गोली लगी, सुन्न हो गया, बिल्कुल पता नहीं लगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग, नस कट गई, हड्डी टूट गई, और मेन जो खून की जो नस है वो कट गई, यानी कि इतना ब्लड निकल जाता कि इंसान की जान जा सकती थी। वहां पे आके इनको बचाया, इनको स्टेबलाइज करा। आज की तारीख में यहाँ पे बैठे हैं, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। चलिए, मुस्कुरा नहीं रहे, ही इज अ सीरियस टाइप ऑफ अ पर्सन, ज्यादा मुस्कुरा नहीं रहे, लेकिन मुस्कुराएंगे। 1 मिनट मुस्कुराने का शॉट देखो, अब मुस्कुरा रहे हैं यार, सब कुछ खत्म हो गया, अब मुस्कुरा रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू ब्रदर एंड गेट वेल सून। जल्दी से आप ठीक हो जाओ भाई, ठीक है? एंड कर्नल शर्मा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड इट वाज इंडीड अ प्लेजर। थैंक यू सर, ये जो डिश लगी है, व्हाट इज दिस डिश फॉर सर?
ये डिश एक इसरो का टेलीमेडिसिन नोड है जी। जो हमें बाकी अस्पतालों से कनेक्ट करता है। किसी पर्टिकुलर मरीज के बारे में कुछ कंसल्टेशन करना है जी। तो हम सुपर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी और टीचिंग लेक्चर्स वगैरह के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जी अब हम ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाएंगे। सर, मैं आपको हमारा एक एक्शन स्टेशन दिखाता हूं जहां पे रूटीनली हम ट्रॉमा पेशेंट्स और बाकी सर्जरीज भी करते रहते हैं। जी 92 बेस एक जोनल हॉस्पिटल है जी। इसमें सारी बेसिक स्पेशलिटीज़ हैं। हर फौजी के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मैं 92 आ गया जी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये उनको एक बहुत ही एक तरह से मानसिक शक्ति देता है जब वो ऑपरेशंस में जाते हैं जी कि हमारे लिए कोई है, हमारे लिए कोई खड़ा है। अगर कोई जो हादसा हमें होता ठीक है, कर- गोली लगती है, कोई भी कुछ हादसा होता होगा है। हम ठीक हो जाएंगे। जी आइए। ये हमारा लेटेस्ट जनरेशन सीटी स्कैन है सर, जिसको माननीय गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा ने जी। इनॉग्रेट किया था 1.5 साल पहले। सर, ये एक CSR प्रोजेक्ट है सर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। सर यहाँ आप देख सकते हैं। जी आइए। ये हमारी सीटी स्कैन मशीन है जैसा कि मैंने आपको बताया। सर। ये आज से 1.5 साल पहले यहाँ लेटेस्ट जनरेशन मशीन लगी है सर। जिसमें हम सारे ट्रॉमा पेशेंट्स और रूटीन मरीजों का स्कैन करते हैं। सर, बहुत ही एडवांस मशीन है सर। और 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शंस करके हम सारी इमेजेस देख सकते हैं। यही नहीं, हम इसमें बैलिस्टिक्स की स्टडी भी कर सकते हैं। गोली किस डायरेक्शन में गई है, सर। किस तरफ गई है, कैसे उसका पाथ रहा है, जी। ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं और सर। उसको स्टडी करते हैं। सब इज देयर एनी वे टू नो, कोई तरीका है कि जैसे बॉडी में गोली कहाँ पे गई है, कैसे गई है, पता लगाना है? क्योंकि फ्रॉम अ नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव, अब मुझे तो पता नहीं है सर कि कैसे होता है, लेकिन ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस जी। बोर्ड में लेटेस्ट जनरेशन हमारी मशीन्स क्लियरली बता देती हैं कि कहाँ गोली है, कितनी डेप्थ में है, उसको निकालने के लिए बेस्ट तरीका या बेस्ट अप्रोच क्या है। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये एक गोली दिख रही है यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे दिख रही है। सर ये ऐसी डेमो के लिए बनाया गया कि एक्चुअली किसी का था ये? एक्चुअल है। अच्छा, यहाँ पे नाम भी है सर? जी बिल्कुल, नायक अचिंत्य पंडित। करेक्ट। सो ये सीटी स्कैन से हम क्लियरली पता कर सकते हैं कि कहाँ पे वो गोली लगी है, किधर है और सर। उसको अप्रोच कैसे करना है। ये एक वैस्कुलर एंजियोग्राम है सर। जो दिखाता है कि क्या उस गोली ने नसों को डैमेज किया है, खून सर। की नलियों को डैमेज किया है, और अगर किया है तो उसको हमें रिपेयर करना है। सर, एंड दिस, ये एक मरीज हैं जो हमारे पास आए थे। आप देख सकते हैं कि इसके दाहिने पैर में गोलियां लगी थी और दाहिना पैर नीला पड़ रहा है और डिस्कलर हो चुका है सर? जी। यस। इसकी खून की नलियां कंप्लीटली डैमेज हो चुकी थी और इनको हुआ क्या था? गोली लगी थी सर? गोली लगी थी सर। और गोली ने हड्डियों को और आर्टरीज को, नसों को कंप्लीटली डैमेज कर दिया जी। था। तो इनकी नसों को पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया गया सर। और हमारे जो वैस्कुलर सर्जन हैं उन्होंने उसको ठीक किया, और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उन्होंने हड्डी को फिक्स किया। तो हड्डी इस तरीके से हो गई? इस तरह से बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी, आप देख सर। सकते हैं। अब ये पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो चुका है। नाउ द पेशेंट इज एबल टू, हाँ, ही स्टैंडिंग सर? बिल्कुल। सो आई गेस ही इज एबल टू वॉक? यस, वो बिल्कुल फुटबॉल खेलना चाहता है और खेलेगा सर? जी। और वो खेलेगा। जी। नाउ सर, वेयर आर वी गोइंग नाउ सर? अब हम ट्रॉमा सेंटर की तरफ जाते हैं। जी सर। ट्रॉमा सेंटर 92 बेस का एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। जैसा कि मैंने बताया, ट्रॉमा के मरीज यहाँ आते रहते हैं सर। और जिस तरह की स्थिति वैली में है, मरीज, ट्रॉमा के मरीज इस अस्पताल में सारे आर्मी हॉस्पिटल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये हमारा ट्रॉमा सेंटर है सर। जिसमें हम 12 मरीज एक टाइम पे ले सकते हैं और उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। सर। ये सबसे एक्शन पैक्ड एरिया हमारे हॉस्पिटल का रहता है सर। जहाँ मरीज आते हैं। सर। यहाँ पे उनको ट्रायज किया जाता है। ट्रायज मतलब जो ज़्यादा सीरियस हैं वो एक कैटेगरी में, जो कम सीरियस हैं वो दूसरी कैटेगरी सर। और उसके बाद वो यहाँ से
ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू वार्ड्स में Sir. भेजे जाते हैं। राइट सर। एंड दिस इज द एमआरआई सेंटर सर? ये हमारा एमआरआई सेंटर है सर। ये यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन मशीन्स हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर। जरूर। जैन सर। जैन। जैन सर। I am Major Hitesh. So this is technical training school. I am in charge of this school. So यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज हमारे कॉम्बिटेंट्स के लिए करवाते हैं which include basic life support courses. ये सब कोर्सेज हम लोग कैडेट्स के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए और सारे कॉम्बिटेंट्स को रेडी करते हैं इन सब कोर्सेज के द्वारा. सो आई विल गिव यू अ टूर ऑफ दिस ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल. ये हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल है. यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज स्कूल के बच्चों के लिए, एनसीसी कैडेट्स के लिए और हमारे सभी जवानों के लिए कराते हैं. ये जो किट है योद्धा रक्षक बचाव किट, हमने इसको इन्हीं सब जो वॉर्स हुए हैं उनके बेसिस पे एनालाइज करके पेशेंट की जाने किससे जा रही है उससे बनाया है. नाउ अभी मैं आपको इस किट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इस किट के कंटेंट्स. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंसेप्ट है टैक्टिकल कॉम्बैट कैजुअलिटी केयर का, जिसमें पेशेंट का जान बचाना है. उसमें एक एक्रोनिम यूज होता है जिसको बोलते हैं मार्च, जिसका मतलब है पेशेंट को मैसिव हेमरेज से बचाना है. M फॉर मैसिव हेमरेज, A फॉर एयरवे कंट्रोल, C फॉर सर्कुलेशन एंड H फॉर हेड इंजरी और हाइपोथर्मिया से पेशेंट को बचाना है. तो इसी को हमने ध्यान में रखते हुए इस किट को बनाया है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैसिव हेमरेज से पेशेंट को बचाने के लिए एक टूर्निके है जिसको कॉम्बिटेंट 10 से 15 सेकंड में अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है. और ये सबसे सशक्त तरीका है पेशेंट की ब्लीडिंग को रोकने का. और ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास ये कंप्रेशन बैंडेज है जिसको आप देख सकते हैं. इसका सबसे अच्छा वो है कि इसको आप एक हाथ से ही निकाल के अप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारी बैंडेज होती है जिसके लिए 2 लोगों की जरूरत होती है. इसको आप ऐसे हाथ में डाल के आप रोल कर सकते हैं. और जो ब्लीडिंग है वो सबसे बड़ा कारण है, तो उसके लिए हमने 2 चीज़ों को और इंक्लूड किया है. ये हीमोस्टैटिक बैंडेज बोलते हैं, खून के बहाव को वहीं रोकने के लिए. तो ये मैसिव हेमरेज के लिए हमने 4 चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है. अगला जो इसके अंदर है, मार्च के अंदर एयरवे के लिए ये है नेजोफेरेंजियल एयरवे. सो बहुत सारे पेशेंट्स का जान चला जाता है क्योंकि वो बेहोश हो जाते हैं. तो अगर पेशेंट का एक बेहोश हालत में पेशेंट है, अगर आप इसको नाक के अंदर डालेंगे जिसको नेजोफेरेंजियल एयरवे बोलते हैं, तो उस पेशेंट की जान एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब सांस लेने की नली में जो रुकावट है उसकी वजह से नहीं जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलेशन. जैसे कि मैंने बताया था कि सर्कुलेशन में छाती के अंदर अगर हवा या फिर ब्लड जमा हो जाएगा तो वो हमारे दिल के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी काम करना बंद कर जाएगा. सो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड नीडल को जो 8 सेंटीमीटर लंबी है इसको इंक्लूड किया है, जिसको हमें बेसिकली इधर छाती पे जो हमारी रिब्स होती हैं, दूसरी और तीसरी रिब्स के बीच में हमें इस नीडल को डालना है, जिससे पेशेंट की हवा जो छाती के अंदर दबाव डाल रही है वो निकल जाएगी और पेशेंट का जान बच सकता है. इसी तरह ये ड्रेसिंग है जिसको चेस्ट सील बोलते हैं. सो ये ड्रेसिंग कोई भी छाती में गोली लग गया या फिर चोट लग गया तो इस ड्रेसिंग को वहाँ लगाने से, इसमें वॉल्व है तो हवा, ये 1 वे वॉल्व है तो हवा बाहर आएगी लेकिन अंदर नहीं जाएगी, जिससे पेशेंट का जान बचेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है कई बार हम लोग यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कश्मीर के अंदर कितना ठंड रहता है और इवन हायर लोकेशंस के ऊपर इतना टेम्परेचर -20 -30 तक पहुँच जाता है. इवन श्रीनगर के अंदर अभी टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस है. सो हम लोग पेशेंट को कवर करना भूल जाते हैं, जिससे और इंजरी का चांस बढ़ जाता है. सो ये हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट बोलते हैं जिसका वेट सिर्फ 50 ग्राम है. सो इसको भी हमने अपनी किट में इंक्लूड किया है. सो इसके अलावा, इन सब सामानों के अलावा पेशेंट के कपड़ों को निकालने के लिए हमारे पास ये सीजर है जिसको ट्रॉमा शेयर बोलते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट करना, तो उसके लिए हमारे पास ये कार्ड है जिसको TCC कार्ड बोलते हैं. और अगर पेशेंट को दर्द है कोई है तो उसके लिए हमने एक पिल बॉक्स भी इंक्लूड किया है.
सो टोटल 14 आइटम्स इसके अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि जो जवान होता है उसको बहुत सारी चीज़ों को कैरी करना होता है अपने साथ, सो वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमने इसको कॉम्पैक्ट लाइट वेट बनाया है, विच कैन बी अवेलेबल। वी आर ट्राइंग टू मेक इट अवेलेबल फॉर एवरीवन। हम सबके लिए अवेलेबल करने का कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत ही यूजफुल चीज़ होगी कॉम्बेटेंट की जानें बचाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि 30% जो जवान होते हैं उनकी हम जानें बचा सकते हैं अगर ये किट टाइमली यूज़ की जाए तो। मेरा नाम नायक जितेंद्र सिंह कीर्ति चक्र, और पुलवामा मित्री गांव में मुठभेड़ के दौरान मेरे को 3 गोली लगी, एक हाथ में, एक छाती में, एक पैर में। उसके बाद मेरे को हेली लेके आया था 92 बेस हॉस्पिटल में। तो मैं कमांडर साहब का शुक्रगुजार हूँ और सर्जिकल टीम का शुक्रगुजार हूँ और MNS और यहाँ का डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। मेरी जान बच गई। अभी मैं बहुत पहले से बहुत अच्छा हूँ। रूटीन एक्टिविटी बहुत अच्छी है और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हाथ में नर्व नहीं थी, वो भी ऑपरेशन दोबारा किया था, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। 92 बेस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताऊंगी, जिसमें इम्पॉर्टेंटली CPR आता है। CPR का मतलब होता है कार्डियक पल्मोनरी रिसैसिटेशन, जिसका मतलब होता है यदि आपका हृदय का चलना बंद हो जाए या फिर आपके श्वासन की प्रक्रिया बंद हो जाए तो हम इसको पुनर्जीव करने के तरीके को हम CPR कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको CPR के बारे में बताऊंगी कैसे करते हैं, मैं आपको एक ट्रेनिंग वीडियो दिखाऊंगी। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं या नहीं? यदि अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप इमीडिएटली पेशेंट का कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स कैसे देखा जा सकता है? ये आपका ट्रेकिया है, उसके जस्ट लेटरल साइड में आप 2 फिंगर्स लेकर पैल्पेट करेंगे तो आपको कैरोटिड पल्स मिलेगा। इसमें मैं दिखाती हूँ, ये अगर पेशेंट का ट्रेकिया है, अगर आप यहाँ पे पैल्पेट करेंगे, अगर आपको पल्स फील नहीं होता है, दैट मीन्स आपको इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना होगा। CPR कहाँ देते हैं और कैसे देते हैं? आपको पेशेंट का जो एक लेमैन के लिए समझने के लिए इजी तरीका ये है, आपका जो निपल लाइन है, निपल लाइन के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपका जो लोकेशन ऑफ हार्ट होता है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपका जो डोमिनेंट हैंड है उसको आप यहाँ पे रखेंगे, फॉलोड बाय आप दूसरे हाथ से इसको क्लेंच करेंगे। आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आप CPR देंगे। जो इसका रेशियो होता है वो होता है 30:2, यानी कि एक साइकिल में आप 100 to 120 कंप्रेशंस देंगे, फॉलोड बाय आप 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देंगे। आप एक बार करके दिखाइए जैसे सिखाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30। आप उसके बाद वापस से आप पेशेंट का पल्स चेक करेंगे। अगर पल्स और ब्रीदिंग आप चेक करेंगे, अगर यदि आपको 10 सेकंड्स के अंदर पल्स और ब्रीदिंग रिस्टोर नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, दैट इज एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस मतलब जब आप गिरते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि जो आपका टंग है वो आपके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट के कारण आपकी जो सर्कुलेशन और ब्रीदिंग है वो हैम्पर हो सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें एयरवे क्लियरेंस करना होता है। एयरवे क्लियरेंस के 2 तरीके हैं। सबसे पहले हमें जो भी पेशेंट्स या कैजुअलिटी होंगे उनके बारे में अगर ये नहीं पता होगा कि उनको सर्वाइकल इंजरी है तो उस केस में हम सबका जॉ थ्रस्ट करेंगे। अदरवाइज दूसरा एक आता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। मैं अभी आपको दिखाऊंगी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट क्या होता है। ये सपोज पेशेंट है, आपने 30 कंप्रेशंस दिए, उसके बाद हमें इसका एयरवे स्ट्रेट करने के लिए ये जो पेशेंट का फोरहेड होता है उसको हल्का सा एक्सटेंड करना होता है। जब आप एक्सटेंड करेंगे पेशेंट का जो फोरहेड है और जो चिन है उसको हल्का सा ऊपर करेंगे तो जो आपका एयरवे होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, तो कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगा वो क्लियर हो जाएगा। इन नेक्स्ट केस क्या होता है, यदि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका हमें हिस्ट्री नहीं पता या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसका कोई सर्वाइकल इंजरी है, उस केस पे हम क्या करेंगे, पेशेंट के हेड को हम वापस हाइपर एक्सटेंड नहीं करेंगे। यदि हाइपर एक्सटेंड करेंगे तो जो इंजरी है उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, जॉ लिफ्ट करेंगे।
वो ऐसे होता है, आपकी जो फिंगर्स हैं ये मैंडिबल की तरफ जाएगा और जो थंब है आप इससे हाइपर एक्सटेंड करेंगे। इस केस में क्या होता है, आपका जो सर्वाइकल है या नेक है वो हाइपर एक्सटेंड नहीं होगा और पॉसिबल स्पाइन इंजरीज जो हैं वो बच सकती हैं। ये आपने कर लिया, इससे आपका एयरवे क्लियरेंस हो गया। स्टिल पेशेंट का क्या है, ब्रीदिंग एक्टिविटी रिस्टोर नहीं हुआ। ब्रीदिंग एक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। यदि अगर हम आउट हॉस्पिटल केयर पे हैं, यानी कि कहीं रोड या सड़क पे हैं, उस समय अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो आप पेशेंट के मुंह को एक कपड़े से कवर कर सकते हो और आप डीप ब्रेथ्स लेकर पेशेंट को के नोज को पिंच करके आप पेशेंट को अपने रेस्क्यू ब्रेथ्स दे सकते हो। इससे क्या होता है, देयर आर चांसेस कि पेशेंट को आपके ब्रेथ मिले। इससे भी अगर आपका पेशेंट जो है रिवाइव नहीं होता है, जब तक आपके पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं आती है तब तक आप अपना जो चेस्ट कंप्रेशन है वो कंटिन्यू रखेंगे। फिर अगर यदि आप हॉस्पिटल सेटअप में हो, अगर आपके पास एक एम्बू बैग होता है, अगर ये अवेलेबल है तो आप इसको दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक सी टेक्निक होता है और एक ई टेक्निक होता है। सी टेक्निक या ई टेक्निक में आपको क्या करना होता है, हमने पहले एयरवे स्ट्रेट किया। अब मैं फर्स्ट केस विदाउट स्पाइन इंजरी वाला ले रही हूँ। आपने एक एयरवे एक्सटेंड किया, उसके बाद आपने सी शेप में इसको पकड़ा, एकदम सील किया। उसके बाद आप जो है इसमें ऑक्सीजन कनेक्ट करके यू विल गिव ब्रेथ्स। अदरवाइज दूसरा टेक्निक जो होता है हमारा ई टेक्निक होता है, उसके लिए हमें दो जनों की ज़रूरत पड़ती है। ई टेक्निक के लिए सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते। वैसे भी जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या फिर आपको कोई भी पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव मिलता है, उस दौरान आप अकेले मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने लिए एक हेल्प या सपोर्ट को ज़रूर बुलाएंगे। ई टेक्निक में आपको क्या करना होता है, इसको जो मास्क है इसको कम्प्लीटली ऐसे सील करना होता है और बाकी आपकी जो 3 हैंड है एक मैंडिबल में जाएगा और एंगल्स ऑफ चिन में जाएंगे। उसके बाद आपको इससे क्या कहते हैं एयर जो है वो सप्लाई करना होता है। इसके बाद भी यदि पेशेंट रिवाइव नहीं हो रहा है और आपका हार्ट रेट जो ब्रेथ्स और हार्ट रेट है वो रिस्टोर नहीं हो रहा, उस दौरान आपको CPR जो है कंटिन्यू रखना पड़ेगा अनटिल अनलेस आपके पास कोई मेडिकल हेल्प नहीं आता है। आप सभी का 92 बेस हॉस्पिटल के लैब साइंसेज एंड ब्लड बैंक डिपार्टमेंट में स्वागत है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल कविता सिन्हा 2022 से 92 बेस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एंड यहाँ पे एज पैथोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोस्टेड हूँ। 92 बेस हॉस्पिटल का ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम पूरी वैली की लाइफलाइन बोल सकते हैं, बिकॉज यहीं से जितने पेशेंट्स हैं उनका ब्लड डिमांड हम पूरा कर पाते हैं। पिछले 10 साल का डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ से 10,000 पेशेंट्स को ब्लड डोनेट किया है। एंड ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आपको ओवर द काउंटर मार्केट में नहीं मिलती है। ब्लड इज़ नोन एज द लाइफलाइन ऑफ अ पेशेंट। कोई अगर पेशेंट ट्रॉमा का आता है, एक्सीडेंट का आता है या किसी और बीमारी से ग्रस्त है और फिर आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, इस चीज़ को आप उसके ट्रीटमेंट के लिए आप ओवर द काउंटर जैसे पैरास्टामोल है या कोई भी सर्दी जुकाम की दवा है, कोई भी दवा आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो उस प्रेशियस चीज़ को हम यहाँ बनाते हैं एंड थ्रू दैट ओवर लास्ट 20 ईयर्स इतने सारे ऑपरेशंस हुए हैं, चाहे ऑपरेशन विजय हो या कोई भी ऑपरेशन हो, इसका हमारे पास पूरी क्षमता है कि हम पूरे वैली को ब्लड के उनके प्रोडक्ट के साथ सपोर्ट करते हैं। आइए मैं आपको ले चलती हूँ टुवर्ड्स द ब्लड बैंक। इसी चीज़ को और बढ़ाते हुए हमने अपने कैपेसिटी को और एनहांस किया है। जैसे अभी आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया डेंगू के इतने केसेस आते रहते हैं और डेंगू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेटलेट। सो प्लेटलेट हम इस प्रक्रिया से भी ले पाते हैं, लेकिन उसके लिए ब्लड किसी का लेना जो बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, किसी की बॉडी से आप लेंगे और किसी को देना, उससे अच्छा सिर्फ प्लेटलेट लेने के लिए भी हमारे पास जो सबसे नवीनतम तकनीक है वो आज की डेट पे 92 बेस हॉस्पिटल में है। आइए मैं आपको ले चलती हूँ। ये हमारा जो मैं जिस तकनीक की बात कर रही थी अभी, एफरेसिस हमने अभी पिछले साल ही स्टार्ट किया, जिसमें हमारे पास नई मशीन्स आई हैं और इसके द्वारा हम सिर्फ पेशेंट से उनके प्लेटलेट्स हार्वेस्ट करते हैं। और अगर कोई पेशेंट जैसे डेंगू का है, आजकल लोग इतना ट्रैवल करते हैं, छुट्टी से वापस आते हैं तो यूजुअली इन्फेक्शन वहाँ से लेके आते हैं और बहुत बार ऐसा हुआ है कि
पेशेंट्स के प्लेटलेट जब यहाँ आ जाते हैं बहुत डिप हो जाता है, फिर इस मशीन से हम सिर्फ प्लेटलेट्स निकालते हैं और फिर जो भी अफेक्टेड पेशेंट है उसको हम आराम से इस समय ब्लीड करके देते हैं। सो ये हमारा सबसे लेटेस्ट एडिशन है जिससे हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। एंड हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, जितना लेटेस्ट टेस्ट है वो हम सारा कर लेंगे। दिस इज़ बियॉन्ड जो हमारा रूटीन जो ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं या बाकी टेस्ट जितने भी आप कह लें, वो आज के डेट पे 92 बेस हॉस्पिटल का लैब उस चीज़ को करने में सक्षम है। और हम सभी जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे सोल्जर्स अक्रॉस LOC खड़े हुए हैं, उनके साथ हम यहाँ खड़े हुए हैं ताकि उनको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड लैब फैसिलिटीज दे पाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कपूर। मैं यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अभी कार्यभार दिसंबर में ही संभाला है। मैं आपको थोड़ा सा 92 बेस हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट में मैटरनिटी वार्ड का थोड़ा सा एक आपको राउंड ओवरव्यू दिखा देता हूँ। प्लीज़ आइए। यहाँ पे जनरली हम लोग पेशेंट्स को रखते हैं जो एंटीनेटल वाले हैं। एंटीनेटल मतलब जिनका भी डिलीवरी ड्यू है, उनका अगर किसी का कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो रहा है तो हम लोग इस तरफ में रखते हैं। इस तरफ एंटीनेटल वार्ड है और इस तरफ में पोस्टनेटल है। पोस्टनेटल जहाँ पे डिलीवरी होने के बाद में पेशेंट्स को रखा जाता है। जैसे अभी हमारे पास में ये एक पेशेंट है, इनका भी सिजेरियन हमने शनिवार को ही किया है, सैटरडे को। अगर आप चाहें तो कुछ पेशेंट से बात कर सकते हैं। सर, मैं जम्मू से हूँ। पहले मेरे सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी पहले MS सतवारी में। अभी मेरी ड्यू डेट थी तो मैं यहाँ पे आई। मेरी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिलीवरी हो चुकी है अभी। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ का स्टाफ और स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, काफ़ी केयरिंग और सपोर्टिव है यहाँ का स्टाफ। और मेरी जैसे कि यहाँ के मतलब एक डर सा है कि यहाँ पे ठंडी है और डिलीवरी की दिक्कत है, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और स्टाफ और यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन मोहिनी। आज मैं आपको 92 BH व 15 कोर्स श्रीनगर का एक छोटा सा महत्वपूर्ण कदम दिखाऊंगी जिसका नाम है चिनार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ हम अपने सैनिक और उनके परिवारों का ध्यान रखते हैं। हमने ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम इसलिए लिया है जिससे हम अपने सारे पेशेंट्स को एक होलिस्टिक अप्रोच दे पाए। यहाँ हमारी काफ़ी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे कि MI रूम जहाँ एक डॉक्टर अवेलेबल होता है, वो आपके स्वास्थ्य का चेकअप करते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं एंड हम आगे उनके परिवार के लिए एक स्वास्थ्य नींव रखते हैं। बाकी सारी सुविधाएं जो कि अवेलेबल हैं वो हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, लीगल काउंसलर, एजुकेशनल काउंसलर, मैरिज काउंसलर एंड योगा केंद्र। और हमारा एक वैक्सीनेशन सेंटर भी अवेलेबल है, जैसे कि अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल मधु मैम, प्लीज। जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मधु हूँ। मैं HOD साइकेट्री की पोस्ट में 92 BH में अभी पोस्टेड हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेंटल वेलनेस जो है वो एक ऐसा सकारात्मक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपनी भावनाओं, विचारों को एक संतुलित और नियंत्रित रख सकते हैं। एंड एज अ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट और ऑल मेंटल हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे ये प्लेज है 92 BH से कि नॉट ओनली विल बुलेट प्रूफ द बॉडी बट विल बुलेट प्रूफ द माइंड एज वेल। हमारे पास इस चीज़ को केटर करने के लिए एक 24/7 साथी हेल्पलाइन है एंड वेरियस अवेयरनेस कोर्सेस ऑल्सो हम कंडक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स बैठते हैं जो डे टू डे प्रॉब्लम्स में डील करने के लिए एंड छोटे मोटे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जितने भी हमारे ट्रॉमा केसेस आते हैं 92 BH में, तो हमारे ट्रॉमा टीम में एक मेंटल हेल्थ वर्कर रहते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि आगे स्ट्रेस रिएक्शन या PTSD जैसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास एक सर्विंग सोल्जर आ रखे थे MI रूम के अंदर 1 घंटा पहले। दोस्त बताओ क्या हुआ था? डिहाइड्रेशन हो गया था मैम, पानी की प्रॉब्लम से काफी दिनों से वीकनेस फील हो रही थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से थोड़ी सी घबराहट हो रही थी हल्का सा।
तो मुझे ऐसा लगा कि हमें जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, शाबाश। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा गुड फील करता हूँ। तो हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है जो कि एक सैनिक को और सैनिक के परिवार को अच्छे हेल्थ के पाथ पे ले जाती है। नमस्कार, मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल रामकृष्ण प्रताप सिंह सिसोदिया और मैं यहां पर इस 92 बेस हॉस्पिटल में एज ए कंपनी कमांडर में पदस्थ हुआ हूं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मैं यहां पर जो 92 अस्पताल है अपने आप में बहुत ही बहुचर्चित और प्रसिद्ध और भी बहुत ही ख्याति से सक्रिय अस्पताल है। यहाँ पर हम सिर्फ एक सेना के अस्पताल ही नहीं हैं बल्कि एक सेना की यूनिट भी हैं। तो मेरा जो रोल है, जो हमारे जवान सरदार साहिबान्स जो हमारे नीचे नियुक्त हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और नॉन पैरामेडिकल स्टाफ, जो हमारे बाहर से आने वाले सभी जवानों की देखभाल करते हैं, कैजुअल्टी में आने वाले जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल करते हैं, तो उनके ऊपर उनका जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, प्रशिक्षण है और उनके वेलफेयर बाकी चीज़ों का देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमारा हर जवान यहाँ पर बहुत ही मोटिवेटेड है। हमारे सेना नायक महोदय से लेके हमारे रजिस्ट्रार साहब तक और हमारे अधिकारीगण, सरदार साहिबान और हमारे जितने भी सैनिक असैनिक कर्मचारी हैं, सभी का जो मनोबल है बहुत ही उच्च है, उत्कृष्ट है और हमेशा से ही वो सक्रिय योगदान देने का प्रयास करते हैं। 92 अस्पताल का जैसा कि आपने देखा, इतिहास अपने आप में बहुत ही गौरवशाली है और परिपूर्ण है। अस्पताल काफ़ी पुराने समय से लेकर आज तक अपनी सेवाएं सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में देता आ रहा है। चाहे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी प्रकार की दुश्मन के साथ मुठभेड़ हो या किसी भी प्रकार की आतंकी हमला हो या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो, हर प्रकार के रोल में अस्पताल हमारा हमेशा ही खरा उतरता है। हम मरीजों की देखभाल के लिए भी, चाहे उनकी पाकशाला हो, उनके खाने की डाइटरी सर्विसेज रिलेटेड चीज़ें हों, उनकी वेशभूषा हो और बाकी लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स को देखभाल करने के लिए हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं, सजग रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो यहाँ इस अस्पताल की अपने आप में एक ऐसी ड्रिल सेट है कि हमारे डबल रोल में हम लोग अपना यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। एक यूनिट का रोल भी बखूबी रूप से प्ले करते हैं और एक अस्पताल का रोल भी बखूबी प्ले करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा हर जो रैंक है, हर ओहदे के जितने भी व्यक्ति हमारे वर्दी में हैं और असैनिक कर्मचारी जो सिविलियंस हैं, हमेशा ही उनका मनोबल उच्च है और अपनी सेनाओं देने के लिए हमेशा उत्कृष्ट रूप से सदैव खड़े हुए हैं 24 घंटे के लिए। दोस्तों, आपने देखा पूरा 92 बेस हॉस्पिटल, आपने पेशेंट्स की कहानी सुनी, आपने डॉक्टर्स की कहानी सुनी और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के डॉक्टर्स, दे आर एक्चुअली सोल्जर्स ऑल्सो। ये लड़ सकते हैं, इनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, लेकिन दीज आर अमंग्स द फाइनेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ये यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, नो बुलेट कैन साइलेंस द करेज दैट डिफाइंस द सोल्जर्स स्पिरिट। और अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे ये बुलेट के स्प्लिंटर्स हैं या पूरी बुलेट्स हैं और यहाँ पे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए साहब, कमल प्रधान 13 गोरखा राइफल्स, अंकुर थापा 55 गोरखा राइफल्स, अर्जुन 44 राष्ट्र राइफल्स, बसप्पा हेगड़े 2nd मराठा लाइट इन्फेंट्री, बीवी रेड्डी 155 फील्ड रेजिमेंट, द्वारका प्रसाद 97 बटालियन सीआरपीएफ, जतिंदर सिंह 21 RR, मलकीत सिंह हेडक्वार्टर 10 सेक्टर RR सिग्नल कंपनी, मंजूर अहमद JNK पुलिस। ये देखिए GSW लिखा है, गन शॉट वुंड लेफ्ट थाई, राकेश कुमार 22 RR, गन शॉट वुंड ड्यू टू A&E एक्शन। ये 100 लोगों के नाम है। ये देखिए यहाँ पे, ये पूरी बुलेट का, ये टूट गई है बुलेट, फ्रैगमेंट हो गई है। अशोक कुमार 7 पैरा SF, अर्जुन कुमार 236 फील्ड वर्कशॉप। दोस्तों, ये सारे वो हीरोज हैं। यहाँ पे 100 हमारे सोल्जर्स के नाम है, लेकिन ऐसे कई सारे हैं। इन्होंने सिर्फ 100 बनाए हैं, ऐसे कई सारे हैं। अगर आप करें तो ऐसी कई सारी वॉल्स भर जाएंगी इस अस्पताल में। ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल मौत के मुंह से वापस लेकर आया है 92 बेस हॉस्पिटल। दोस्तों, यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हम आपको लेके चलेंगे
भारत के किसी और कोने में कुछ और फौजियों से मिलवाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।